we were talking about the DNA damage and the repair, and we have already read about two mechanisms, in which one is the DNA reversal and second is about the Axion repair, third about the double strand break repair. अब हमने सेकंड लेक्चर में हमने ये रीड किया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डीएनए डैमेज होता है और कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डबल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक आता है। ठीक है, अब देखें ये सिस्टम जो है रिपेयरिंग वाला डबल स्ट्रैंड के अंदर ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द अदर मैकेनिज्म विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी। उसके अंदर हम देखते थे कि बेस को रिमूव कर देते या न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देते थे, बट दिस विल नॉट हैपन इन द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। अच्छा, सबसे पहले ये समझे कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ क्यों था। हमें पता है कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ था आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, ठीक है, एक्सरेज और गामा रेज की वजह से डबल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक आया था, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है या क्रोमोसोम का कोई ना कोई लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा उसका डैमेज हो जाता है। इस वजह से वो इसको कहता है कि वेरी डेलिटेरियस इंसल्ट होती है टू डीएनए इंटेग्रिटी। व्हाट मीन बाय कि इससे उसकी एक तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और उसका क्रोमोसोम के लॉस पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये सेल की डेथ भी कॉज करवा सकता है और न्यूप्लास्टिक फॉर्मेशन यानी कि अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज में जो उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अब इसको रिपेयर किस तरह किया जाएगा। इसके रिपेयरिंग के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है, जिसे हम NHEJ बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन का। ठीक है, एक ये मेथड है हमारे पास और दूसरा ये वाला मेथड जिसके बारे में ये तफसील गिवन है, बट मोस्ट जो एक्यूरेट मेथड है वो है हमारे पास होमोलोगस रिकम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरर के चांसेस कम है। एक आपने बात याद रखनी कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक के अंदर कोई टेम्पलेट नहीं होता फॉर रिपेयरिंग के लिए। अब टेम्पलेट नहीं होगा तो इसका मतलब है टेम्पलेट को देख के ही तो फिर हम पेयरिंग करते हैं ना कि इसके अकॉर्डिंग इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने क्या आएगा, लेकिन अब जब है नहीं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर चांसेस हैं एरर होने के, इस वजह से हम इसे एरर प्रोन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला है NHEJ, ये वाला जो है ये वाला प्रोसेस ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन का मेथड है वो S और G2 फेज के अंदर होता है, और इन दोनों के अंदर एक बात याद रखनी कि मोस्ट जो एफिशिएंट मेथड है वो कौन सा होमोलोगस रिकम्बिनेशन का मेथड है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ब्रोकन एंड पीसीस को जोड़ा जाता है, लेकिन जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर कोई इस तरह का सच मैकेनिज्म नहीं होता जिसमें कोई भी इस तरह हमारे पास गाइडिंग करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो। ठीक है, एक तो वैसे भी टेम्पलेट हमें पता है नहीं होता। अच्छा, तो ये हमारे पास इनका आ गया। बाकी इनके अंदर वही काम है जो नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन का एंड जॉइनिंग है, उसमें तो बिल्कुल वही काम है जो कि हम पहले रीड करते आ रहे हैं कि सबसे पहले डिटेक्ट करो, डिटेक्ट करने के बाद क्या करो, वो उस पार्ट को रिमूव कर दो, फिर क्या करो, रिप्लेसमेंट कर दो या गैप फिलिंग कर दो, और आखिर में लाइगेसिस का काम है। सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक हेट्रोडाइमर आएगा। हेट्रोडाइमर वो कहते हैं कि जिसमें दो एंजाइम डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पर KU70 और 80 है। KU से मुराद प्रोटीन काइनेसिस हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा, वहाँ पर बाइंड करेगा जहाँ पर ब्रेक आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको शो किया हुआ है, यहाँ पर ब्रेक आया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आकर ये KU70 80 जो कि एक हेट्रोडाइमर है वो जाकर वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये जाकर प्रोटीन काइनेसिस और KU80 और 70 ये डिफरेंट प्रोटीन्स है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये जाके KU70 और 80 दूसरी एक प्रोटीन को अपनी तरफ बुलाएगा जिसका नाम होगा प्रोटीन काइनेसिस। ठीक है, इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है आर्टिमिस। ठीक है, ये आर्टिमिस दो तरह से काम करता है, ये एक्सोन्यूक्लियसिस के तौर पर भी एक्ट करता है और एंडोन्यूक्लियसिस के तौर पर भी एक्ट करता है, लेकिन एक्सोन्यूक्लियसिस के तौर पर उस वक्त एक्ट करेगा जब इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, लेकिन जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो फिर ये एंडोन्यूक्लियसिस के तौर पर एक्ट करेगा। तो इसके अंदर MCQs है कि कब ये एक्सोन्यूक्लियसिस के तौर पर एक्ट करेगा और कब ये एंडोन्यूक्लियसिस के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, इनका काम क्या होगा इस आर्टिमिस का कि इन्होंने जो जहाँ पर एरर है, जहाँ पर डिस्टोर्शन है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, या उसको जॉइनिंग करनी है इसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर हो जाएगा लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है वो
दो इंजाइम की हेल्प से करेगा, एक XR CC4 एंड XLF इंजाइम, इसकी मदद से करेगा। ये क्या करेंगे, ये दोनों एंड के जॉइन को ना स्ट्रेच करेंगे, एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे, ठीक है, और उसको वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये काम था इसके अंदर, मतलब सिंपल मैकेनिज्म वही मैकेनिज्म है। बाकी ये बात मैंने आपको बता दिया है कि आपको मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है, वो होमोलोगस रिकम्बिनेशन का है। लेकिन एन नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के अंदर क्या होता है, एक तो कोई गाइडिंग मैकेनिज्म नहीं होता, स्ट्रॉन्ग गाइडिंग मैकेनिज्म। हाँ, कुछ छोटे छोटे ब्रेक अगर आ गए जिसको हम माइक्रो होमोलॉजीज बोलते हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म जो है ये ठीक है। और बेसिलियस सबटिलस के अंदर भी आलमोस्ट नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग वाला मेथड प्रेजेंट होता है। तो ये था अबाउट द डबल स्टैंड ब्रेक थ्रू द नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलीशन रिपेयर। ट्रांसलीशन रिपेयर क्या होता है, ये एक एरर प्रोन मेथड है। अब इसमें कोई टेम्पलेट नहीं है, मतलब बाकी सारे मेथड जो है वो फेल हो चुके हैं, और उसमें हम आप देखते हैं कि एरर को रिमूव करने के लिए कोई रिपेयर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो एंड पे आएगा ट्रांसलेशन रिपेयर सिस्टम, ठीक है, ये काम करेगा। इसमें क्या होगा कि म्यूटेशन बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन हमने एप्लीकेशन के प्रोसेस को स्टॉप नहीं होने देना। दिस इज़ बेसिकली अबाउट कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर कि ट्रांसलीशन रिपेयर सिस्टम जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं होने देगा। म्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चाहे होता रहे, लेकिन उसको भी बाद में एट द एंड उसको भी रिपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका मैकेनिज्म को हम डीएनए डैमेज टॉलरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रांसलीशन रिपेयर में जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसलीशन पॉलीमरेसिस, ठीक है। ई कोलाई के केसेस में वो दो हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज 4 है और एक डीएनए पॉलीमरेज 5 है। 5 के अंदर ये दो डाइमर आते हैं, ठीक है, UMUC और UMUD, और एक ये आता है, ठीक है। ट्रांसलीशन पॉलीमरेज इंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करवाएंगे, ट्रांसलीशन के लिए हेल्प करवाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, उसमें भी डिफरेंट है कि उसके जो लेक्सा 4 है वो उसके एक ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर होता है जो कि उन जीन्स की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके रखता है, रिप्रेस करके रखता है कि आप नहीं करना उसने अपने आप को एक्सप्रेस। और UMUD जो होता है वो भी क्या कहते हैं कि वो भी एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो जब भी आगे इनकी होनी होगी एक्टिवेशन, तो हमारे पास एक आएगा रेक ए एंजाइम जो कि होमोलोगस रिकम्बिनेशन में उसकी तफसील दी हुई है। अब यहाँ पर बस आपने ये याद रखना है कि कौन से ट्रांसलिशन पॉलीमरेज एंजाइम है ई कोलाई के केस के अंदर, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती। टेम्पलेट की किस तरह से ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं हो रही होती, उसके अकॉर्डिंग ये सारा मैकेनिज्म नहीं हो रहा था। लेकिन वो सिर्फ इनको टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, ये बात याद रखनी। लेकिन वो इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट मैनर है, ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म। बाकी आपने याद रखना है इसमें ह्यूमंस के केस की अब वो बात कर रहा है। ये ऊपर वाला जो हमने अभी सारे पढ़े ट्रांसलिशन पॉलीमरेसिस वो किसके अंदर थे, ई कोलाई के साथ। अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पॉलीमरेज नहीं होता, पॉलीमरेज कैपा होता है, और भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीमरेज के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। अब पॉलीमरेज जो नियो है वो एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वो क्या काम करता है, वो ऐड करवाता है एडेनिन एडेनिन डाइमर को इन द लिएन। अब इसका क्या मतलब है, हमें पता है। सबसे पहले समझें, डैमेज हुआ था रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन की वजह से वहाँ पर हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से पायरामिडीन्स के क्या बनते हैं, डाइमर्स बनते हैं। अब पायरामिडीन्स क्या होते हैं, साइटोसिन या थायमिन, यानी कि थायमिन थायमिन के क्या बनेंगे, डाइमर बनेंगे। अब उस डाइमर के अकॉर्डिंग हमने भी क्या कर देना, आगे डाइमर को ऐड करवा देना। वो कौन करवाएगा ऐड, वो पॉलीमरेज नियो करवाएगा। लेकिन पॉलीमरेज नियो जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इसको किस तरह पता लगता है कि आगे जो है वो थायमिन थायमिन का डाइमर बना हुआ, यानी कि पायरामिडीन्स डाइमर्स बने हुए जो कि रेडिएशन की वजह से। इसको किस तरह पता लगता है, तो कहता है कि इसकी केमिस्ट्री ही इस तरह होती है कि ये फाइंड कर लेता है टेम्पलेट के ऊपर कहाँ पर थायमिन थायमिन के डाइमर बने हुए हैं, प्रोटीन्स ये पायरामिडीन्स के डाइमर बने हुए, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये करवाता है, ठीक है। ये इस डायग्राम के अंदर भी उसको एक्सप्रेस किया गया है कि पोलिन्यू जो होता है वो देखें यहाँ पर, तो उसका करेक्टली उसको वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास
पॉलीमरेज कैपा है वो इस तरह नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि ये पॉलीमरेज ये पॉलीमरेसेस जो कि ट्रांसलेशन के अंदर प्रोसेस के अंदर होते हैं, वो ट्रांसलेशन पॉलीमरेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं बाय द यूबी कोऑर्डिनेशन। अब यूबी कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यूबी कोऑर्डिनेशन ये एक प्रोटीन होती है जो कि हर टिश्यू और हर सेल के अंदर पाई जाती है, और इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करती है, एक तो न्यू प्रोटीन्स की तैयारी करवाने में और एक डिफेक्टिव प्रोटीन्स को रिमूव करवाने में, ठीक है। दो मॉडल्स बयान किए जाते हैं ट्रांसलेशन रिपेयर के बारे में, एक है पॉलीमरेज स्विचिंग मॉडल और एक है गैप फिलिंग मॉडल, ठीक है। पॉलीमरेज स्विचिंग मॉडल में क्या होता है कि पहले रिपेयरिंग मैकेनिज्म को होने देते हैं, बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये देखें, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम जो है वो रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करवा रहा है? रेप्लिकेशन करवा रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन करवाता जाएगा लेकिन सबसे पहले क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पॉलीमरेज स्विचिंग मॉडल पहले होगी रिपेयरिंग, तो इसको रिमूव करवाया जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसलिशन डीएनए पॉलीमरेज। ये आकर अपने मैकेनिज्म इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और कौन आ जाएगा? ये आकर अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा। तो सिंपल पॉलीमरेज स्विचिंग मॉडल में क्या होगा? पहले रिपेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, दोबारा समझें, ये था एंजाइम हमारे पास रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। ये इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलीमरेज स्विचिंग मॉडल। और कौन आता है? ट्रांसलीशन। और वो आके क्या करवाता है? जहाँ पे डिस्टॉर्शन है उसको रिमूव करवा देता है। जब रिमूव होगी फिर दोबारा कौन सा आ जाएगा एंजाइम? यही रेप्लिकेटिव एंजाइम आ जाएगा और अपना आके दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा, कौन सा? रेप्लिकेशन का। लेकिन गैप फिलिंग मॉडल जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पहले रिपेयर नहीं होता, पहले हो रही होती है रेप्लिकेशन, ठीक है। इसमें कहता है पहले रेप्लिकेशन होगी, फिर पहले रेप्लिकेशन होगी फिर उसके बाद रिपेयर होगा। और इसमें क्या होगा? पहले रिपेयर होगा और बाद में रेप्लिकेशन होगी, सिंपल एज इट, ठीक है। तो आप इस इनको अगर आप रीड करेंगे तो इसमें भी यही चीज़ें लिखी हुई है कि सबसे पहले गैप फिलिंग मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा रहा होगा कौन? रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेसिस। बाद में क्या आएगा? जब वो अपनी रेप्लिकेशन कर फिर आएगा ट्रांसलिशन पॉलीमरेसिस, ठीक है। लास्ट में ये समरी दी है जितना भी अभी तक, ये फिफ्थ लेक्चर है और इसमें जो हमने सारे रीड किए मिस मैचेस किस वजह से होते हैं, मिस मैच को रिपेयर करवाने के लिए देखें, इसके लिए हमने म्यूट प्रोटीन्स का पढ़ा, फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस के अंदर डीएनए फोटोलाइजेस का पढ़ा, फिर बेस एक्सचेंज रिपेयर में हमने डीएनए ग्लाइकोलाइसिस का पढ़ा, और न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में हमने ये कहा था डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। और इस तरह डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, फिर ट्रांसलेशन, ये टोटल समरी है और कौन कौन से एंजाइम जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।